हाँ, आज हम लोग बात करेंगे कोल्ड स्ट्रोक के बारे में। ये हमारा टॉपिक होगा कोल्ड स्ट्रोक। तो कोल्ड स्ट्रोक होता क्या है, इसके बारे में अभी हर आम आदमी को जानने की ज़रूरत है। ये आज के मौसम में सबसे ज़्यादा लाजमी है कि वो समझ पाएँ, जान पाएँ कि एक्चुअली वो कोल्ड स्ट्रोक से प्रभावित हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि कोल्ड स्ट्रोक होता क्या है। कोल्ड का मतलब तो सभी को पता है, कोल्ड मीन्स ठंड, लेकिन इसमें एक टर्म लगा हुआ है, सफिक्स लगा हुआ है स्ट्रोक। स्ट्रोक का क्या मतलब होता है? स्ट्रोक बहुत तरीके के होते हैं। एक्चुअली स्ट्रोक सेंस क्या करते हैं, कैसे आप लोग समझ पाएंगे कि हाँ ये कोल्ड स्ट्रोक है या अदर स्ट्रोक्स है? तो स्ट्रोक जनरल में मीनिंग में आप उसको समझ सकते हैं सडन इंपेयरमेंट। सडन इंपेयरमेंट मतलब एकाएक कुछ नुकसान हो जाए शरीर को, एकाएक नुकसान होना हमारा कहलाता है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक बहुत तरह के हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं एज ग्रुप पे। यंग एज ग्रुप, ओल्ड एज ग्रुप, बच्चे सभी सफर करते हैं कोल्ड स्ट्रोक से। सभी के सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स सिमिलर पाया जाता है, कुछ सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग उस पर ही चर्चा करने वाले हैं। स्ट्रोक्स में सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या है, सबसे कॉमनली लोग किस बात से सफर करते हैं? तो सबसे कॉमन सिम्टम हम लोग देखने को मिलता है कि लोग डायरिया का शिकायत, वोमिटिंग का शिकायत, इनडाइजेशन का शिकायत लेके आते हैं हमारे पास कि सर हम आज सुबह में एक्सपोज हो गए हैं, खाना मेरा पच नहीं रहा है, मेरे को मनूली आ रहा है, उल्टी सा फील हो रहा है, लूज मोशन हो गया। तो क्या मैं ये कोल्ड स्ट्रोक है? तो इसमें आप लोग समझने की जरूरत है कि हाँ ये कोल्ड स्ट्रोक का लक्षण है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट में फर्स्ट सिम्टम यही एक्सपोज होता है, ग्रेजुअली उसको रिकवर नहीं किया गया तो फिर इन्फेक्शन के कारण से फीवर, हेडेक और भी बहुत सारी चीज हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है एज ग्रुप पे, यंगस्टर और बच्चे। फर्स्ट सिम्टम में इतना आने पे उनको कोल्ड स्ट्रोक पे ही रख के ब्लाइंड ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, लेकिन ओल्ड एज के होंगे तो उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। ओल्ड एज के होने पे हम लोग समझ सकते हैं कि स्ट्रोक केवल कोल्ड के कारण से उनका डाइजेशन ही प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और भी कुछ हो सकते हैं। हो सकता है उनका हेमरेज हो गया हो सकता है उनको पैरालिसिस अटैक हो गया हो। तो स्ट्रोक कैन बी इस्केमिक, स्ट्रोक इस्केमिक भी हो सकता है, कैन बी हेमरेजिक, कैन बी ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक। स्ट्रोक ये 3 टाइप्स के भी हो सकते हैं, स्पेशली 40 प्लस के एज के ग्रुप में, या जिनको कमिटमेंट डिजीज हो, कुछ वो पहले से डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, तो उन पेशेंट पे अगर हिस्ट्री वो पेशेंट दे रहे हैं कि हाँ भाई मैं लगभग 5 साल से डायबिटीज का दवा खा रहा हूँ या मैं हाइपरटेंशन का मेडिसिन ले रहा हूँ, उन सब पेशेंट के लिए ये चीज़ों को आइसोलेट करना, ये इस चीज़ों को अलग करना जरूरी है। तब हम लोग केवल और केवल फोकस करेंगे कि कोल्ड स्ट्रोक जो अभी यंगस्टर में है वही ओल्ड एज में भी हुआ है। तो लूज मोशन, ये लूज मोशन क्यों होता है? बहुत सारे पेशेंट ये जानना चाह रहे हैं कि लूज मोशन क्यों होता है। तो लूज मोशन होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपका डाइजेशन हैम्पर हुआ। वो हैम्पर क्यों हुआ? उसका कारण होता है कि आपका इंजाइम वर्क करना बंद कर देता है। जो डाइजेस्टिव इंजाइम आपके बॉडी में वर्क करना चाह रहा है, वो कोल्ड स्ट्रोक सडनली जो आप पे हावी हुआ, सडन, ऐसा नहीं कि आप कोई ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं तो उन लोगों को भी तो कोल्ड में रहते हैं, उन लोगों में तो लूज मोशन होना चाहिए तो वो नहीं, वो ग्रेजुअली एक्मेटाइज हो जाते हैं उस इन्वायरमेंट में। लेकिन हम लोग जो सडनली ओवर हीट टेम्परेचर, बिलो टेम्परेचर या ओवर टेम्परेचर हो गया, उन लोग में इंजाइम एक्टिविटी वर्क करना सही बंद कर देता है। इंजाइम प्रॉपर वर्क करता है 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे 40 डिग्री तक टॉलरेबल है, बिलो 16 डिग्री टेम्परेचर तक, 16 to 40 तक हम लोग मानते हैं कि ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन कभी का एक 5 डिग्री हो गया, 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया और एक्सपोजर मिल गया हम लोग को, अगर प्रॉपर कपड़े नहीं पहने हैं, प्रॉपर बियरिंग नहीं है, टेम्परेचर सडन ऑनसेट हुआ, उसमें क्या हुआ, उसके कारण से लूज मोशन, क्योंकि इंजाइम वर्क नहीं करेगा तो डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो डायरिया, नोजिया फील होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग ट्रीटमेंट प्लान भी बताएंगे कि क्या कर सकते हैं आप लोग, होम रेमेडीज में भी क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो एक कारण होता है वो स्ट्रोक का। दूसरा, इसी में स्ट्रोक का एक और कारण हो सकता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने का एक और कारण हो सकता है कि हम लोग ठंडे के दिनों में पानी कम पीते हैं, वाटर इनटेक घट जाता है। वाटर इनटेक घटने के कारण से क्या होता है, डाइजेशन, इंजाइम एक्टिविटी भी हैम्पर होते हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके कारण से भी लूज मोशन होता है। इसमें हम लोग ये भी सोच सकते हैं, अगर
कोल्ड स्ट्रोक के कारण से नहीं हुआ है, और भी कुछ कारण हो सकता है, लूज मोशन का और कारण हो, तो उसमें हम लोग पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि आप कोई एंटीबायोटिक तो नहीं खा रहे हैं। जैसे कुछ एंटीबायोटिक भी डायरिया कॉज करता है, खासकर एमोक्सिक्लैव एंटीबायोटिक, एमोक्सिसिलिन क्लेवोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो डायरिया कॉज करते हैं। कुछ और भी एंटीबायोटिक्स है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जनरल प्रैक्टिस में गाँव देहात में सभी मोस्टली एमोक्सिक्लैव का यूज करते हैं, तो वो भी एक कॉज होता है डायरिया। इसको भी आइसोलेट करने की जरूरत है कि कोल्ड स्ट्रोक के कारण डायरिया है कि डायरिया होने के कारण से एंटीबायोटिक है। बहुत सारे स्टैटिन्स ले रहे हैं ओल्ड ग्रुप या 40+ के, उनको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है जिसके कारण से स्टैटिन ले रहे हो, या कार्डियक कोई प्रॉब्लम हो उसके कारण स्टैटिन ले रहे हैं, स्टैटिन का ओवरडोज हो गया, वो भी लीवर एंजाइम को डैमेज करता है जिसके कारण से भी लूज मोशन होता है। तो हमें ये आइसोलेट करने की जरूरत है। अगर हम लोग आइसोलेट करके समझ रहे हैं कि हाँ ये केवल और केवल ठंडी का असर है, तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप डॉक्टर को नहीं भी दिखा सकते हैं, बिना उनके दिखाए हुए भी आप ये चीज़ जो हमारा चैनल है उसके माध्यम से जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो सारे कंडीशन आपको फुलफिल कर रहे हैं तो आप होम ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर डिहाइड्रेट कीजिए अपने आप को, प्रॉपर पानी लीजिए, पानी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत गर्म पानी पीना, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, क्योंकि अभी रूम टेम्परेचर पे भी पानी काफ़ी लो रहता है, ठंड पानी काफ़ी कोल्ड महसूस होता है। इसके लिए जरूरी है कि पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर ला के आप यूज करिए। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे टैबलेट्स आते हैं, लाइपेज का टैबलेट, या सबसे कॉमन जैसे यूनिजाइम, डिजीपैन, इस तरह के टैबलेट फ्रीली अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम वाला टैबलेट आप ले लीजिए, उसको सुबह शाम आप खा सकते हैं। उसके अलावा लूज मोशन बंद करने के लिए आप एक एंटीबायोटिक ऑफ्लोक्सासिनोडाजोल का मिला हुआ कॉम्बिनेशन सुबह शाम आप ले सकते हैं। उसके अलावा एक प्री एंड प्रोबायोटिक्स, जो हर मार्केट में किसी से भी आप पूछ लीजिएगा, प्रोबायोटिक्स के रूप में विजिलैक, सबसे सस्ती दवा विजिलैक, डेरेलैक आप लेके सुबह शाम खा सकते हैं। मात्र ये 3 मेडिसिन से और प्रॉपर रेस्ट करने से और प्रॉपर रिहाइड्रेट करके आप अपने आप को फिट कर सकते हैं, कोल्ड स्ट्रोक से बचा सकते हैं। लेकिन ये कोल्ड स्ट्रोक अगर ओल्डर एज में है या 40+ के पेशेंट में है या हाइपरटेंसिव मरीज में है, तब हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो इस्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है या टीआईए है। मोस्ट कॉमनली हम लोग को देखने को मिलता है 87% ऑफ पीपल में इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है, ब्लड फ्लो रुकने के कारण से ये स्ट्रोक हम लोग को फील होता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होगा कि ब्लीडिंग, माथा में कहीं नस फट गया, खून का थक्का जम गया, ये मोस्टली 13% केसेस में होता है। ये सब लॉन्ग क्रोनिक केसेस हैं, लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। लेकिन टीआई अटैक होता है मिनी स्ट्रोक, जो थोड़ा देर के लिए असर हुआ, ठंडे के कारण से भी ऐसा असर हो सकता है, थोड़ा देर के लिए मुंह टेढ़ा हो गया या आदमी सडनली बेहोश हो गया, लेकिन 1 से 2 घंटे के बाद वो रिकवर कर गया, तो उसको हम लोग रखते हैं टीआईए में, मिनी स्ट्रोक में। इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 24 घंटा में। अगर टीआई में है पेशेंट तो खुद पे खुद रिकवर हो जाएगा। और अब हम लोग एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोल्ड के समय में सबसे ज्यादा इफेक्टेड क्या होता है, हम लोग का हाथ पैर सबसे ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर ग्लव्स लगाए हैं फिर भी सडनली थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा, हाथ और पैर फिंगर्स बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है कि पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन, जो बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन। पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन इज फिजियोलॉजिकल कंडीशन। उसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो बाहर के पार्ट की तरफ जाना बंद हो जाता है, धीरे हो जाता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो नहीं पहुंचा शरीर में, हाथ पैर में गर्मी नहीं मिला और वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी महसूस होती है। हम लोग सोने भी जाते हैं, बेड पे भी जाते हैं तो देखते हैं पैर बहुत ज्यादा ठंडा है, उसको गर्म करने में समय लगता है। तो उसका रीजन यही है कि पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन के कारण प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता है। ठंडा के कारण ब्लड क्या होता है, थिकन होने लगता है। वही थिकन ब्लड, यानी ब्लड का क्या हुआ, विस्कोसिटी बढ़ गया, रुक रुक के चलने का। कोई ब्लड क्या हुआ, एक फ्लो में चल रहा, अगर वो थिक हो गया या उसका थिक विस्कोसिटी बढ़ गया तो ब्लड क्या होगा, रुक रुक के चलेगा। रुक रुक के चलने के कारण से भी स्ट्रोक, हमको इस्केमिक स्ट्रोक या हेमरेजिक स्ट्रोक देखने को मिलता है। उसी के कारण से हैंड और लेग्स भी हमारा कोल्डर रहते हैं, खासकर एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटी। ग्रेजुअली कोल्ड का अगर लगातार एक्सपोजर हुआ तो हैंड से पेरिफेरल पार्ट में भी हमारा ठंडा होना शुरू हो जाता है। ब्लड क्या होता है, हार्ट से निकला और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, ठंडे की वजह से जाना बंद हो गया। तो जैसे जैसे जितना पार्ट में एक्सपोजर होगा, इतने लंबे समय तक एक्सपोजर होगा, वो उतना लंबा समय तक फिंगर से होता होता हार्ट तक आएगा, हार्ट को भी ब्लॉक कर सकता है। अगर कोई लंबे समय तक बर्फ में रह गया तो देखते हैं कि हार्ट अटैक से मर गया।
तो हार्ट अटैक का क्या रीजन होता है? वही रीजन हुआ कि भाई ब्लड थिक हो गया, इतना ज्यादा थिक हो गया कि फ्लो ही नहीं कर पा रहा है। बॉडी को ब्लड जो कंडक्शन है होना चाहिए, सभी जगह जाना चाहिए, लेकिन ब्लड अगर नहीं मिलेगा, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं हो रहा पूरे बॉडी में, तो क्या होगा? बॉडी का चॉक कर जाएगा। लंबे समय तक एक्सपोज किया, कोई सडनली किसी को बर्फीला एरिया में रह गया, पहाड़ पे चढ़ रहा है, सडन स्ट्रोक हुआ, बहुत लंबा समय तक वो कोल्ड टेम्परेचर में रह गया, तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो हार्ट अटैक का कारण केवल और केवल ये है कि ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। दो तरह का स्ट्रोक मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक ओल्ड पर्सन, खासकर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है या बहुत क्रोनिक इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, कार्डियक प्रॉब्लम है, रीनल इम्पेयरमेंट है, उन लोग में ये दोनों स्ट्रोक कॉमनली देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा इस्केमिक स्ट्रोक, इस्केमिक मतलब ब्लड का फ्लो रुक गया, ठीक है। इस्केमिया लैक ऑफ ब्लड फ्लो। इस्केमिया का मतलब ये हुआ, अभी मैंने बताया था आपको, थोड़ा देर पहले बताया था कि टेम्परेचर घटने से क्या होता है? ब्लड का फ्लो रुक गया। अगर ब्रेन में ब्लड थोड़ा देर तक भी नहीं गया तो क्या होता है? स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। उन लोगों को कोई ना कोई पार्ट काम करना बंद कर देगा, बॉडी का मूवमेंट कम हो जाएगा, फेशियल भी टेढ़ा भी हो जाता है। बहुत लोग अभी देखते हैं कि एक फेस थोड़ा सा टेढ़ा करके आएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई मेरा कुछ दिन से ठंड के कारण से मुंह टेढ़ा हो गया है, आँख का ब्लिंकिंग बंद हो गया है, वो भी इज द पार्ट ऑफ स्ट्रोक। लेकिन उसके बारे में हम लोग अदर टाइम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जान लें कि इस्केमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, उसका हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कोल्ड स्ट्रोक एक्सटेंडेड फॉर्म है। कोल्ड स्ट्रोक से केवल कोल्ड स्ट्रोक नहीं है, जो माइनर फॉर्म है वो नहीं है, इसको हम लोग को मेजर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। तो वो इस्केमिक स्ट्रोक में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं का बॉडी पार्ट हैम्पर होगा। क्या तो साउंड, आपका वॉइस स्लरिंग आ जाएगा, वॉइस क्लियरिटी नहीं रहेगी, हाथ पैर कहीं ना कहीं का काम करना बंद कर देगा, या पेशेंट बेहोश हो जाएंगे, अल्टर सेंसोरियम में चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में आप इमीडिएटली अपने नियर बाय जो हायर सेंटर है वहाँ ले जाएं। गांव के भरोसे, डॉक्टर के भरोसे ना रहें, अपने नियर हायर सेंटर में ले जाएं। उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, स्पेशली सीटी स्कैन। ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर को लोअर करने की ज़रूरत है, लेकिन लोअर एक लिमिट में। अगर 220 पे है तो एकाएक उसको हम 140 पे नहीं ला सकते हैं, उसको ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली टेम्परेचर ब्लड प्रेशर को डाउन करेंगे। तो सब सुविधा हायर सेंटर में होगा, अच्छे डॉक्टर्स जहां अवेलेबल हैं वहां आप तुरंत ले जाएं बिना डिले किए हुए। एनसीसीटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एनसीसीटी क्या है? नॉन कंट्रास्ट सिग्मोमेट्रोग्राफी। ये हमारा क्या होता है? ब्रेन का टेस्ट होता है। कॉमन भाषा में कहते हैं कि सीटी स्कैन ब्रेन का करवाने हैं। सीटी स्कैन ब्रेन का हर आदमी को पता है, सीटी स्कैन ब्रेन का होता है। तो उसमें दो तरह का होता है, एनसीसीटी और सीईसीटी। तो मोस्टली हम लोग एनसीसीटी के माध्यम से ये दोनों स्ट्रोक को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किस तरह का स्ट्रोक है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलेगा। इस्केमिक स्ट्रोक है तो स्टैटिन वगैरह का यूज होता है। हेमरेजिक स्ट्रोक है तो डिपेंड करता है कितना सीवियर है, कितने बड़े फॉर्म में है। अगर हल्का फुल्का फॉर्म में होगा तो एक छोटे सेंटर में या हमारे जैसे मान लीजिए डीएमसीएच में भी उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर भी बृहद बहुत बड़ा लेवल में हेमरेज होगा तो उसके लिए भाई क्रेनियोटोमी करने की जरूरत पड़ेगा। पेशेंट का कंडीशन देखा जाता है, वाइटल्स देखा जाता है, कितना स्टेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको फर्दर सेंड करते हैं। हायर सेंटर जाने की जरूरत है, क्रेनियोटोमी की जरूरत है तो हर सेंटर पे क्रेनियोटोमी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए स्पेशल न्यूरो सर्जन की जरूरत पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो हम लोग डायग्नोज कर पाएंगे कि भाई ये स्ट्रोक किस माध्यम का है। ट्रीटमेंट डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए दोनों का। केवल कोल्ड स्ट्रोक के लिए जो मैंने पहले बताया है वो ट्रीटमेंट आप अपने घर में होम रेमेडी से बिना दवा खाए हुए भी ठीक कर सकते हैं। कुछ आप जीरा का पानी पी लिए, डाइजेशन के लिए प्रॉपर जो आपका घरेलू नुस्खा है जिससे कि डाइजेशन आपका प्रॉपर हो सके, खाना बहुत लोअर कंडीशन में कर सके, तो वो कोल्ड स्ट्रोक को आप अपने घर में केयर कर सकते हैं। लेकिन इस्केमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक जो कोल्ड के कारण से हुआ है उसके लिए आपको हायर सेंटर की जरूरत पड़ेगा। तो ये आप जरूर आपस में डिफ्रेंशिएट कर लें। कभी कोल्ड स्ट्रोक ये इस्केमिक और हेमरेजिक को दबा देता है, लोग इसमें लगे रहते हैं कि कोल्ड स्ट्रोक सिंपल कोल्ड स्ट्रोक है, कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, घर में रहने से ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, उस चीज़ पे बिल्कुल केयर कीजिए। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आप अगर केयर करेंगे तो बहुत बड़ा क्षति होने से, बहुत नुकसान होने से पेशेंट का जान आप बचा सकते हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से बस मेरा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास
ये नॉलेज हो कि कोल्ड स्ट्रोक, इस्चेमिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर कोल्ड स्ट्रोक है तो आप घर में होम रेमेडीज या सिंपल ट्रीटमेंट जो मैंने बताया उसके माध्यम से ले सकते हैं। उसमें कभी कभी किसी को फीवर हुआ तो फीवर के लिए सभी लोग जानते हैं पैरासीटामोल 500, बच्चे हैं तो 250 मिलीग्राम का या 650, ये तीनों डोज में आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, हमारा वीडियो अगर आप लोगों को बहुत पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।